हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी फिनिश्ड विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये लिपोप्रोटीनेशियस लेयर है। मैंने आपको बताया था कि लिपिड बाई लेयर होती है। बाई लेयर यानी बाई मतलब दो लेयर्स होती हैं, जो दो एक तरीके से लिपिड्स की लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन की एक लेयर बनाती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके जो हेड्स हैं वो बाहर की तरफ हैं, विच आर हाइड्रोफिलिक, यानी दे लव वाटर, दे हैव नो फियर फ्रॉम वाटर। सो इफ एट ऑल there is a liquidy medium on one or the other side of the cell membrane, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। whereas इसकी जो हाइड्रोफोबिक, फोबिया का मतलब होता है बेटा डर, तो हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हैं, ये जो टेल हैं इसकी, विच आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दैट मीन्स हाइड्रो मतलब पानी एंड फोबिक मतलब फेयरिंग, सो दे आर वाटर फेयरिंग टेल्स। सो वाटर फेयरिंग टेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ आ जाती हैं दोनों ही लेयर्स की, ताकि अगर बाहर सेल मेम्ब्रेन के किसी भी तरफ, चाहे सेल के अंदर चाहे सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के किसी भी तरफ अगर लिक्विडी कंटेंट है, वाटरी कंटेंट है, तो उसको इससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक एंड देयर नेचर कैन गेट डिस्ट्रॉयड when in contact with water। तो इस तरीके से ये लिपिड बाई लेयर क्रिएट होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक लेयर इस तरफ क्रिएट हो जाती है, एक लेयर इस तरफ क्रिएट हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन की बाई लेयर बन जाती है। और हमने इसे लिपोप्रोटीनेशियस लेयर बोला था ना बेटा, लिपोप्रोटीनेशियस। तो लिपो यानी लिपिड्स, तो ये कंटेंट हमारा क्लियर होता है। प्रोटीनेशियस यानी इसमें जगह जगह पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं बेटा। तो प्रोटीन्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे कि ये प्रोटीन चैनल, जिससे मैंने आपको बताया था जो पोरिन्स का काम करते हैं, यानी जिनसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे और भी जगह जगह पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसमें वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये लिपोप्रोटीनेशियस लेयर आ जाती है। अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके की ब्लू में जो चेन्स देख पा रहे हैं, ये बेटा कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स हैं वो इसमें चैनल्स का भी काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए वो पोरिन्स का या चैनल्स का काम करते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए वो पंप का काम करते हैं। इसके अलावा सेल्स के वो एंटीजेंस भी होते हैं। ठीक है, एंटीजेंस जैसे जैसे आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स के केस में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो वो एंटीजेंस होते हैं। तो कुछ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में एक्चुअली प्रोटीन्स एंटीजेनिक होते हैं जो कि एक सेल की पहचान बनाते हैं। ठीक है, अब बेटा प्रोटीन्स इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं, जैसे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको ध्यान में होगा, ये रिसेप्टर का भी काम कर रहे थे कि किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन को आके अगर अटैच होना है तो वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर बाहर अटैच हो जाते हैं। जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स थे वो इस तरीके से एक्ट करते थे। ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दिस थिंग वी सॉ। ठीक है, so this is the structure of cell membrane. I will just rub all the markings so that you can see it once. एक और डायग्राम बेटा मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी। ये देखिए, ये वो डायग्राम है जो आपके टेक्स्ट बुक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, शुगर का मैंने इन पर्टिकुलर आपको बताया था कि इसके साथ में आप लोग मेंशन कर सकते हैं दैट दे आर ओलिगोसैकेराइड्स, दैट मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। ओलिगो मतलब छोटा बेटा,
ठीक है, छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं शुगर के। यहाँ पे हम लोगों ने सेम डायग्राम को, जो आपकी टेक्स्ट बुक वाली डायग्राम है, उस सेम डायग्राम को हमने थोड़ा इलैबोरेट किया। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं जो हमने इंटेग्रल प्रोटीन किया था, ये देखो इंटेग्रल प्रोटीन जो कि पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर है, अगर इसको निकालने की कोशिश की गई तो मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो सकती है। अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऊपर ही हो, इसको निकालेंगे तो मेम्ब्रेन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो दिस विल बी कॉल्ड एज सरफेस प्रोटीन्स। ठीक है, सो दीज विल बी कॉल्ड एज सरफेस और पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो यहाँ पे हम डिटेल देख पा रहे हैं इसकी, ये इंटेग्रल है प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे ये ओलिगोसैकेराइड मेंशन किया हुआ है, कुछ हद तक डिटेल यानी हम देख पा रहे हैं। तो मैं थोड़े से प्रोटीन्स के आपको फंक्शन भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम पहले इंटेग्रल प्रोटीन्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा। ये इतना वैसे नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको क्या होते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, जो पूरी तरह एम्बेडेड होते हैं। थोड़े से फंक्शंस कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। परमिएज यानी कि परमिट करते हैं चीज़ों को, जैसे मैंने आपको बताया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम करते हैं, जिनको हम लोग पोरिन्स भी कह देते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स कह सकते हैं, या इनको हम लोग पंप्स कह सकते हैं। देन एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स के लिए ये रिसेप्टर का काम करते हैं, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन्स का काम करते हैं। और कई बार एक्चुअली ये इंटेग्रल प्रोटीन्स नहीं कहना चाहिए हमें, एंजाइम ये फंक्शन यहाँ पे नहीं करना है। तो प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, लेकिन हम ये वाला फंक्शन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिसेप्टर एंजाइम्स के रिसेप्टर का काम करते हैं, लेकिन हम लोग इंटेग्रल प्रोटीन्स डेफिनेटली इनके फंक्शन की बात कर रहे हैं। सो दीज फंक्शंस विल बी सफिशेंट फॉर यू। रिसेप्टर जैसे हमने उसमें किया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो ये इंटेग्रल प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये देखिए इसके डिफरेंट फंक्शन समझाने की यहाँ कोशिश की गई है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे ये पिंक वाला बेटा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की ही तरफ है, देखेंगे आप मेम्ब्रेन का ये हिस्सा नहीं है। वेयर एज ये ऑरेंज वाला जो कि पिंक वाले के साथ अटैच्ड है, ये इंटेग्रल है, ठीक है। देन ये रिसेप्टर का काम कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, और ये आयन चैनल का, ट्रांसपोर्टर इन द सेंस ये पंप का काम कर रहा है, और ये आयन चैनल का काम कर रहा है। ये एंजाइम का, वैसे प्रोटीन्स एंजाइम का काम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंटेग्रल प्रोटीन्स ही करें, इसलिए मैंने आपको ये फंक्शन डिडक्ट करवाया था। एंजाइम बेसिकली वो मॉलिक्यूल होता है जो किसी रिएक्शन को फास्ट करता है, बिकॉज एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बायो कैटलिस्ट यानी कि कैटलिस्ट विद इन द बॉडी, विद इन द लिविंग बॉडी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें ये प्रोटीन, ये वाला जो प्रोटीन है ये मदद कर रहा है। तो येस इट इज़ एक्टिंग एज एंजाइम, बट येस it is not important that always integral proteins act as enzymes. Other proteins can also act as enzymes. So you can, if you know integral proteins, but they can act as enzymes, fine, but not always. Like there can be proteins acting as enzymes which are not integral proteins, fine. So ये हो गए कुछ integral proteins के functions. ठीक है, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स की एक चीज़ हम लोग देख लें। ये हमें पता है कि आउटर साइड या इनर साइड पे होगा, यानी कि मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। और ये नियरली 30% होते हैं, 70% इंटेग्रल होते हैं।
इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है ये रिसेप्टर, जैसे हार्मोन रिसेप्टर का कई बार काम करते हैं और रिकॉग्निशन सेंटर का भी काम करते हैं, मतलब एक तरीके से रिसेप्टर का ही काम करते हैं और सेल की पहचान या एंटीजन, रिकॉग्निशन सेंटर मतलब जो एंटीजेनिक होते हैं तो ये उसका भी काम करते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई प्रोटीन्स के बारे में हमारी नॉलेज। ये आपको एक टर्म करवाई थी मैंने, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस करवाई थी है ना, तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि ये सेल का अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, बाहर वाला हिस्सा है। तो एंडोसाइटोसिस मतलब कोई चीज़ सेल के अंदर जाना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे जा रही है, ये फूड मॉलिक्यूल था, इसकी मेम्ब्रेन ने, हमने कहा था मेम्ब्रेन का जो लिक्विडी फ्लूइडी होना इसमें मदद करता है। तो ये हम देख रहे हैं कैसे ये एक फूड वैक्यूल तैयार कर रहा है, यहाँ पे वैक्यूल तैयार हो गया और इस वैक्यूल को फिर ये मेम्ब्रेन है पूरी, ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड में यानी कि इस तरीके से मॉलिक्यूल बन के ये फूड अंदर जा रहा है और अंदर की तरफ फिर मेम्ब्रेन इसको रिलीज़ कर देगी, ठीक है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस फूड को रिलीज़ कर देगी। उसी तरीके से कोई वेस्ट बाहर जाना है तो मेम्ब्रेन अंदर से यूं इन फोल्डिंग में वेस्ट लेके जाएगी और फिर बाहर की तरफ इसको रिलीज़ कर देगी। एक्सोसाइटोसिस, साइटो मतलब सेल, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, तो जो चीज़ अंदर से सेल के बाहर छोड़ी जा रही है इस फिनोमेनन को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। कोई चीज़ अंदर से बाहर की तरफ छोड़ी जा रही है उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है बच्चा, आप कुछ मार्क करना चाहें या अगर ये डायग्राम बनाना चाहें तो आप इसको पॉज करके बना सकते हैं। आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। ये भी अगर आप चाहें तो ये दो टर्म्स हैं जिन्हें आप सिंपल इसका टर्मिनोलॉजी के तौर पे ही लर्न कर सकते हैं। पिन्नोसाइटोसिस से मतलब है सेल का ड्रिंक करना, ठीक है, पिन्नोसाइटोसिस इफ सेल इज टेकिंग इन एनी लिक्विड। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल का ईट करना, कुछ खाना, जैसे कि अमीबा में फूड जो न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते बेटा उसको हम लोग फेगोसाइटोसिस कह रहे थे हमेशा, बिकॉज वहाँ पे हम ईटिंग की बात कर रहे थे। वही अगर अमीबा कुछ बाहर से ड्रिंक कर रहा हो तो उसके लिए टर्म आएगी पिन्नोसाइटोसिस, ठीक है। इसमें ये वेसिकल्स का कितना, जो फूड वैक्यूल्स या वेसिकल्स बनते हैं वो उनका कितना डायमीटर होता है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये नैनोमीटर्स में होता है यानी बहुत छोटा होता है, ये माइक्रोमीटर्स में होता है। और डाइजेशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, क्योंकि कई बार सिंपल पानी होता है तो ज़रूरत नहीं होती डाइजेशन की, ठीक है। तो वैक्यूल होता है, बने भी या नहीं बने, कई बार सीधा डिफ्यूजन हो जाती है, सीधा ऑस्मोसिस हो जाती है। यहाँ पे वैक्यूल ईटिंग के टाइम पे हमेशा बनता है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स डाइजेशन में हमेशा मदद नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि यहाँ पे हमेशा ज़रूरी होते हैं, यहाँ पे हमेशा ज़रूरी नहीं होते, हो सकता है अकेला पानी ही हो। एक्सोसाइटोसिस कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिंपल पानी अंदर रिक्वायर्ड था तो वो चला गया, कुछ वेस्ट उसमें नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ खाया जाएगा तो उसमें से वेस्ट ज़रूर निकलेगा, तो यहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट पिन्नोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस।
तो ये आपको कुछ यहाँ से नोट करना है तो बेटा आप कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, मैं स्लाइड शो शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे पिनोसाइटोसिस और ये दिखाया गया है बेटा फेगोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे फेगोसाइटोसिस फिर से दिखाया गया है जहाँ पे कुछ सॉलिड मटेरियल इज टेकन इनसाइड, फूड वैक्यूल बन रहा है। पिनोसाइटोसिस में फूड वैक्यूल हमेशा बने इस साइड पे बना है, यहाँ पे नहीं बना है, तो फूड क्योंकि यहाँ पे सिंपल पानी आ रहा था। ठीक है, तो हो सकता है फूड वैक्यूल बने या ना बने। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कई बार होती है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस बेटा कई बार होती है। ठीक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से रिसेप्टर्स पे चीज़ें अटैच हो जाती हैं और फिर इस तरीके से पिट बन जाती है और यूँ हम देख सकते हैं कि ये पिट जो बाहर से कोटेड थी यहाँ पे, वो यहाँ पे इस वैक्यूल को कोट कर रही है। तो बेटा इसमें आप कुछ नोट करना चाहें या ड्रॉ करना चाहें वो कर सकते हैं। वैसे हम लोग को यहाँ पे सिर्फ फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की ज़रूरत है, बाकी कंटेंट की हमें ज़रूरत, रिसेप्टर मीडिएटेड की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने इंसर्ट की है जस्ट आपको ये दोनों ही दिखाने के लिए। एक्सोसाइटोसिस में यानी बाहर निकालना किसी चीज़ को, वो हम जानते हैं। आगे बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे आने से पहले मैं आपको सेल वॉल थोड़ा बताना चाह रही हूँ। सेल वॉल, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है बेटा, इट इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। इट इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर एंड इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होता है बेटा। ठीक है, और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन फंगाई एंड प्लांट्स। हाँ, फंगाई में ये काइटिन का बना हुआ होता है और प्लांट्स में ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किया था। ठीक है बेटा, तो सेल वॉल अगर फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, और प्रोटेक्शन भी करती है। Protects the cell from mechanical damage, protects the cell from mechanical damage as well as infection। तो सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन दोनों से ये बचाती है। इसके अलावा it also helps in cell to cell interaction। It also helps in cell to cell interaction, यानी कि जस्ट अ मिनट, it helps in cell to cell interaction
यानी कि किसी एक सेल का दूसरे सेल में कोई चीज़ पास करनी है तो वो भी इसमें मदद करेगी, क्योंकि ये डेड स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी या इम्परमिएबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की होती है, सेल वॉल सबको परमिट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। इसके अलावा इसके और क्या फंक्शन होते हैं? इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, कुछ प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो सेल के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, ये उनके लिए भी बैरियर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट करें, मैं 2 मिनट रुकती हूँ यहाँ पे। ये हम नोट कर रहे हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। फिर हम इसके फंक्शंस जो हैं आगे आपको नोट करवा के मैं कंटिन्यू करती हूँ। बेटा आपने नहीं नोट किया तो पॉज कर लें, मैं इसको आगे कर रही हूँ जो आपका आगे नोट करने वाला है इसके फंक्शंस पे बेसिकली। तो हम लोग फंक्शंस पे बात कर रहे हैं कि ये इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, प्रोवाइड्स बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो ये इसके फंक्शंस हैं बेटा। आपने नहीं नोट किया तो पॉज कर लीजिए, मैं इसको आगे कर रही हूँ बेटा। हम इसके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। सेल वॉल ही कंटिन्यू करेंगे। एल्गे की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? एल्गे थैलोफाइट्स में आते हैं और सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं बेटा। एल्गे हैव, जो काई जम जाती है उसे एल्गे बोलते हैं, मैंने आपको प्लांट किंगडम में बताया ये। एल्गे हैव सेल वॉल मेड ऑफ cellulose, galactans, mannans, and minerals like कैल्शियम कार्बोनेट।
तो एल्गे की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स की बनी हुई होती है। और बाकी प्लांट्स की अगर बात की जाए, सो वाइल इन अदर प्लांट्स, बाकी प्लांट्स में अगर बात की जाए तो सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ, while in other plants it consists of cellulose, हेमीसेलुलोज, मेनली सेलुलोज होता है बेटा, ये बाकी चीज़ें भी होती हैं लेकिन, ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, तो बाकी प्लांट्स में इन सब चीज़ों की बनी हुई होती है। अब यंग प्लांट की अगर बात करें, लेकिन इससे पहले यंग प्लांट की बात करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट करवाना चाहती हूँ कि फंगस की जो सेल वॉल होती है, फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, तो फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। तो बाकी फिर वापस आते हैं प्लांट्स पे। तो अभी तक हमने क्या किया था कि एल्गे की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स की बनी हुई होती है, और बाकी प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स। फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। और यंग प्लांट की सेल ऑफ यंग प्लांट और बेटा इसको ज़रा नोट करें, मैं आगे फिर करती हूँ। बेटा नहीं नोट किया तो मैं पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आगे कर रही हूँ। तो यंग सेल की बात कर रहे थे, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट ऑफ cell wall of a young plant, cell wall of a young plant cell, cell wall of young plant cell is called the primary wall। तो ये जो यंग प्लांट होता है, यंग प्लांट सेल में क्या फंक्शन होगा बेटा? यंग प्लांट सेल जो होगा वो अभी ग्रो करेगा, बड़ा होगा, तो उसकी वॉल को हम लोग प्राइमरी वॉल बोलते हैं। और ये जो प्राइमरी वॉल होती है बेटा, ये जो प्राइमरी वॉल होती है, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, तो ऑब्वियसली ये बड़ी होगी, है ना, सेल बड़ा होगा तो वॉल को भी थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल विच इज़ नोन एज द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस अभी होते हैं, विच gradually diminishes as the cell matures, तो ये चांसेस ग्रोथ के धीरे धीरे कम हो जाते हैं जब सेल मैच्योर हो जाता है। जब सेल छोटा होता है ऑब्वियसली सेल बड़ा होगा, और उसके बाद जब इसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो यंग प्लांट सेल को क्योंकि बड़ा होना है तो इसकी सेल वॉल एक्सपैंडेबल होगी, यानी कि सेल वॉल इसकी थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, तो उसकी सेल वॉल को उस टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उस टाइम पे हम उसको प्राइमरी वॉल बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा? सो आफ्टर दैट secondary wall is formed on the inner side of the cell,
सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड। तो प्राइमरी वॉल के नीचे की तरफ सेकेंडरी वॉल बननी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे सेकेंडरी वॉल मेन बन जाएगी और प्राइमरी डिमिनिश हो जाएगी। सो आफ्टर दैट सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड, यानी मेम्ब्रेन की तरफ बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब जो सेल वॉल होती है उसमें एक लेयर आती है मिडल लैमेला। जो सेल वॉल होती है उसमें एक लेयर आती है जिसे बोलते हैं मिडल लैमेला। ठीक है, ये सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी वॉल वाली, जो सेकेंडरी वॉल होती है वो मैच्योर होती है बेटा। तो ये चीज़ एक बार नोट करें आप। ज़रा नोट करें बेटा, मैं आगे करती हूँ, फिर मिडल लैमेला के बारे में बताती हूँ आपको। ठीक है, आपने नहीं नोट किया तो बेटा पॉज कर लीजिए, मैं आगे इसको मूव कर रही हूँ। तो हम लोग मिडल लैमेला के बारे में बात कर रहे हैं अभी। मिडल लैमेला क्या होता है बेटा? मिडल लैमेला इज अ लेयर, मिडल लैमेला इज अ लेयर mainly made of calcium pectate, mainly made of calcium pectate। तो पीछे हमने बात की थी ना कि सेल वॉल जो होती है वो पैक्टिन्स की भी बनी हुई होती है। तो पैक्टिन्स का ही कैल्शियम के साथ रिएक्शन होकर कैल्शियम पैक्टेट नाम का सॉल्ट बन जाता है, जो कि मिडल लैमेला बनाता है। अब ये मिडल लैमेला का क्या बेसिक फंक्शन है? मिडल लैमेला होल्ड्स और ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो ये एक तरीके से जॉइन करती है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को। इट जॉइंस डिफरेंट नेबरिंग सेल्स। तो ये नेबरिंग सेल्स को आपस में जॉइन करती है बेटा। ठीक है, अब कहीं कहीं पे जो सेल वॉल होती है और मिडल लैमेला होती है, इसमें कुछ छेद होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? सेल वॉल एंड middle lamella, cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata. Plasmodesmata are basically the connections between cells, ठीक है। So they may be traversed by plasmodesmata which connect the
साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो सेल वॉल वैसे क्या होती है, सेल वॉल या मिडल लैमेला पूरी तरह से, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल, तो सेल वॉल इस तरीके से सभी जगह इसको सराउंड कर रही होती है, ठीक है। तो ये नेबरिंग सेल्स में भी इस तरीके से सराउंड कर रही होगी। तो ये जो दो नेबरिंग सेल्स इस तरीके से आ गए, तो ये ब्लू वाला दो नेबरिंग सेल्स के बीच में ये क्या हो गया, एक तरीके से मिडल लैमेला जो दो सेल्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है बेटा, ठीक है। अब कहीं कहीं पे सेल वॉल और मिडल लैमेला के बीच में यहाँ पे हल्की सी स्पेस होती है बेटा, ज़्यादा बड़ी स्पेस हो गई है ना, तो हल्की सी वैसे क्या होती है, स्पेस होती है बेटा। नहीं, ये रब तो करना ही पड़ेगा, एक मिनट। छोटी सी स्पेस होगी, आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इतना, मैं ब्लैक से बॉर्डर कर रही हूँ, इतना सा हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा देख रहे हैं बेटा। ये जो छेद है जो दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दिस इज़ नथिंग बट प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है बेटा। ये जो छेद है यहाँ पे, जो कनेक्शन इनके बीच में बन रहा है, अब इस कनेक्शन से हम लोग देख सकते हैं कि चीज़ें इधर से इधर दोनों सेल्स में आ सकती हैं, कनेक्शन इनका बन सकता है। तो सेल वॉल और मिडल लैमेला कुछ कुछ जगह पे एब्सेंट होता है ताकि आपस के सेल्स की कनेक्शन बन सके। मैं थोड़ा सा डायग्राम में एक और बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये कनेक्शंस जो बन रहे हैं दो डिफरेंट सेल्स के बीच में, ये वाले जो कनेक्शंस हैं, दीज आर नथिंग बट प्लाज्मोडेस्माटा। तो बेटा आपको चाहें तो अभी नोट कर सकते हैं, इसको पॉज करके 1 मिनट के लिए रुकूंगी मैं। Okay बच्चा, I hope you have noted. So we have covered about सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है, ठीक है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर विच इज़ आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फंगाई और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। फंक्शंस इसके होते हैं सेल को शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन यानी बाहर का कोई ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर ना कर सके, इसको बीमारी ना लगा सके। अभी सेल टू सेल इंट्रैक्शंस में भी ये मदद करती है, जैसे हमने देखा कि प्लाज्मोडेस्माटा कहीं कहीं होते हैं जहाँ पे सेल वॉल पूरी तरह रेगुलर नहीं होती, वहाँ से ये सेल इंटरेक्शन में मदद करती है। बैरियर प्रोवाइड करती है अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें एंटर नहीं कर पाते हैं। हम लोग जूनियर क्लासेस में जब आपने फर्स्ट टाइम सेल वॉल के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे मेंशन होता है कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता।
क्या कारण हम देख सकते हैं कि एनिमल में नहीं होता और प्लांट में हो सकता है। उस टाइम आप काफ़ी जूनियर थे तो आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताई गई थी कि एनिमल्स को कोई डेंजर होता है तो वे एक जगह से दूसरी जगह भाग सकते हैं, बट प्लांट्स कैन नॉट रन फ्रॉम डेंजर। तो जितना प्रोटेक्शन मैक्सिमम हो सके तो उतना प्रोवाइड करने के लिए उनके सेल्स में ही ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है बेटा। तो देन एल्गे हैव, सो दीज प्रोवाइड बैरियर टू सर्टन अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। देन एल्गे जो है इनमें सेल वॉल होता है जो सेलुलोज का बना हुआ होता है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। बाकी प्लांट्स में क्या कुछ होता है, बाकी प्लांट्स बने होते हैं सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स के। फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल यंग प्लांट की बेटा प्राइमरी वॉल बोलते हैं इसको, और ये इसमें स्टार्टिंग में ग्रोथ पॉसिबल होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। बाद में जब सेल मैच्योर हो जाता है, अपना साइज अटेन कर लेता है, तो इसी लाइनिंग के अंदर वाली साइड पे नई सेकेंडरी वॉल ग्रो करनी शुरू कर देती है, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होती है और उसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है। फिर मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर होती है जो डिफरेंट सेल वॉल्स को आपस में सीमेंट करती है, यानी कि दो डिफरेंट सेल्स के सेल वॉल के बीच में ये लेयर होती है। मिडिल होती है, उनके बीच में होती है मिडिल लैमेला, लैमेला का मतलब लेयर, तो ये मिडिल लेयर होती है बिटवीन टू डिफरेंट सेल वॉल्स, और ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सीमेंटिंग लेयर वी कैन से विच कनेक्ट्स टू डिफरेंट सेल्स। देन प्लाज्मोडेस्माटा आर द साइट्स वेयर it is absent, where cell wall material as well as the middle lamella material is absent, and thus it forms connection between different cells। तो ऐसी साइट्स को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। So this was about cell wall. I hope you have understood it. So I am moving to the next structure, which is the endomembrane system. Next structure comes out to be the endomembrane system. Endomembrane system is nothing but it includes, इसमें क्या कुछ आता है, एंडोमेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज आएंगे, इसमें क्या कुछ आएंगे, इसमें आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों तरह के RER SCR, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। गोल्गी अपरेटस इसमें आता है, लाइसोसोम्स इसमें आते हैं और वैक्यूल्स इसमें आते हैं। इन सबको हम एक सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि ये एक सिस्टम की ही तरह एक साथ काम करते हुए हमें नज़र आते हैं, तो इसीलिए हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल रहे हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ठीक है। अब ये इन सभी का वैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्टिंक्ट है, ठीक है, बट टुगेदर हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के तौर पे जानते हैं बिकॉज इनके फंक्शंस एक साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनेलिज के फंक्शंस अगर देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स के फंक्शंस इनके साथ कोऑर्डिनेटेड या कनेक्टेड नहीं हैं, इसीलिए इन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, ऑल्दो दीज आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज इनके फंक्शंस इनके साथ कनेक्टेड नहीं हैं। वेयर एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इनके फंक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं। हम सबके फंक्शन स्टडी करेंगे और देखेंगे इनके फंक्शंस आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स के फंक्शंस इनके साथ कनेक्टेड नहीं हैं। सो दे डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। whereas only these structures form the part of the endomembrane system. You want to note anything, you are free to note.
I will recommend you pause it and note it down. I'm moving forward. I'm changing the slide now. बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच होता है। इन दोनों के बीच का एक पाथवे लगा लो ये, ठीक है। ऐसे मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है जो इन दोनों के बीच का एक रास्ता सा बनाता है। और सारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें हम गोल्गी वैक्यूल्स ये सब की बात कर रहे हैं, उसमें से 50% पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है बेटा। उसमें से 50% एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नेटवर्क या रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रेटिकुलम बोलते हैं इसलिए क्योंकि रेटिकुलम का मतलब होता है जालीदार चीज़ या नेटवर्क, ठीक है। लेकिन ये नेटवर्क बना हुआ होता है छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स का, जो साइटोप्लाज्म में हर जगह बिखरे हुए रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म का ये कैरी करते हैं, तो इसीलिए हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिसाब से साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट देते हैं, विच डिवाइड्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम मानते हैं कि इसको दो हिस्सों में लुमिनल साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म में हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देते हैं। ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वो जो साइटोप्लाज्म कंटेंट इसके अंदर नहीं आता। सो हम एक इंटरसेलुलर स्पेस को कह सकते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जहाँ पे होगा, यानी कि वो कंटेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होगी, वो स्पेस, उसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे। जो स्पेस, ल्यूमेन होती है स्पेस इन बिटवीन, तो जो ल्यूमेन के अंदर होगी उसको हम लोग ल्यूमिनल स्पेस बोलेंगे। जो ल्यूमेन के अंदर नहीं होगी उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे। ल्यूमेन किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एनीथिंग यू वांट टू नोट डाउन बेटा, यू कैन पॉज एंड नोट इट डाउन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क के अंदर जो स्पेस आएगी वो ल्यूमिनल, जो उससे बाहर आएगी वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्योंकि ये हिस्सा बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है सेल का, इसलिए हम सेल के कंटेंट्स को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और इंट्रा ल्यूमिनल। बेटा यू कैन पॉज एंड नोट इट डाउन बिकॉज आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। Just observe it. बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट होगा न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के बाहर है न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही ये कंटिन्यूटी है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अलग नहीं है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही कंटिन्यूटी बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमें ये राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो स्मूथ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसके ऊपर कोई हमें दानेदार स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहे राइबोसोम्स के, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमने इसका दिखाया है न्यूक्लियर एनवेलप से, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन्स का, और ऐसे ट्यूब्यूल्स जो इससे बन रहे हैं इनका बना हुआ है, और ये कंटिन्यूएशन है न्यूक्लियर एनवेलप की। इसका जो मेम्ब्रेन है दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कई बार राइबोसोम्स हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी मिल जाते हैं इसी वजह से। बेटा आप इसको ऑब्जर्व कर लें, आई विल रिकमेंड पॉज करके ऑब्जर्व कर लें। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ बेटा। ये मैं थोड़ा सा आपको चाहूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पे इसको बॉक्स में डाल के नोट कर लें, बिकॉज़ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कहीं पे आपके पास ये
जो मटेरियल है या कुछ भी है उसमें आयतन उसमें ये मेंशन इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ का बना हुआ होता है, ठीक है। हमें कुछ ऐसी ही सिमिलर टर्म्स आगे भी हम बात करेंगे। क्रिस्टा और सिस्टर्ने में हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स जो हम देख रहे हैं जो इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं, इनको सिस्टर्ने बोलते हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स को बेटा? ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ट्यूब जैसे जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हैं ना, इस तरीके से ये वाले स्ट्रक्चर्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनको हम लोग बोल रहे हैं सिस्टर्ने। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है। जो सिस्टर्ने इस तरीके से कनेक्टेड हो भी सकते हैं, इनके साथ नहीं भी हो सकते, मेनली ये वर्ड यूज़ करना है आपको, या वेसिकल्स भी इसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ये थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन, जस्ट इनके ये नाम नोट कर लें, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्यूब्यूल्स इनको कह रहे हैं क्योंकि कई बार ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड पे होते हैं जहाँ पे ये पूरे राउंडिश से दिखेंगे। वेसिकल्स कई बार इनके साथ वैसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे जस्ट आप नाम नोट कर लें इनके। वेसिकल्स का मतलब होता है कुछ बैग्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर जो इससे कुछ लेके जा रहे हैं। कैसे होता है ये सब मैं आपको बताऊंगी, तो थोड़ा ये रीड ही कर लें। वैसे इसको बॉक्स में डाल लें, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये टर्म्स होती हैं, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए। इसी के कंपोनेंट्स होते हैं, इसी के कुछ कंपोनेंट्स यूँ फ्लैट होते हैं, जो फ्लैट होते हैं थैले जैसे वो सिस्टर्ने, जो यूँ हमें क्रॉस सेक्शन में गोल दिखाई देते हैं वो ट्यूब्यूल्स, और जो बिल्कुल ही गोल सा सिस्टम होता है जिसमें कंटेंट्स कैरी करते हैं वो वेसिकल्स, ठीक है। कुछ लोग वेसिकल्स को इसका हिस्सा नहीं भी मानते हैं, ठीक है। तो एक बार आप जस्ट अपने दिमाग में ये चीज़ नोट कर लें कि ये इसका हिस्सा माने जा सकते हैं, ठीक है। तो हम मेन कंटेंट पे आते हैं फिर से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कई बार राइबोसोम्स उसके ऊपर अटैच्ड हो भी सकते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड हों तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर ना हो तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में, ठीक है। ये कंटिन्यूस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही कंटिन्यूटी ये बनाता है, ठीक है। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट है लिपिड्स की, लिपिड्स या फैट्स इसमें सही से बनते हैं। एनिमल सेल्स में जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी होते हैं, हमारे कुछ हार्मोन्स स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किया था कि हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स का मैकेनिज्म हमने अलग किया था। तो वो जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। एक एग्जांपल स्टेरॉयड हार्मोन की टेस्टोस्टेरोन, विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन भी ये बनाता है, क्योंकि ओवरऑल ही स्टेरॉयडल यानी फैट होता है, स्टेरॉइड्स आर अ टाइप ऑफ फैट। तो SCR एक्चुअली मेक्स फैट्स और लिपिड्स एंड RER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वाई सो? बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। बेटा I would recommend you pause it and note it down, this is very important. Beta, I am changing the slide now. इस तरफ हम RER की बात कर रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस तरफ हम SCR की बात कर रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले आप
इस तरीके से इनकी अब्रीविएशन करके भी एक पॉइंट बना सकते हैं या उसी के साथ में लिख सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रैकेट में RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रैकेट में SCR। तो दानेदार होता है RER या ग्रैनुलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। SCR ए ग्रैनुलर यानी दानेदार नहीं होता है और स्मूथ होता है क्योंकि राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच नहीं होते हैं। एंड राइबोसोम्स कैसे अटैच्ड होते हैं? बिकॉज राइबोफोरिन प्रोटीन्स होते हैं कुछ जो इसको चिपका के रखते हैं राइबोसोम्स को RER के साथ, और यहाँ पे क्योंकि राइबोफोरिन्स नहीं होते तो राइबोसोम्स SCR के ऊपर अटैच नहीं होते हैं। अब राइबोसोम्स को अगर हम RER को एक्सट्रैक्ट करके उससे राइबोसोम्स को हटा के देखें तो हमें राइबोसोम्स के नीचे छोटे छोटे पोर्स या छेद से दिखाई देंगे। ये इसलिए होते हैं कि राइबोसोम्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, वो यहाँ से मूव कर सकें। ठीक है, तो छेद होते हैं कि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते ही अब उनके राइबोसोम्स के इमीडिएटली नीचे, ठीक है, राइबोसोम के इमीडिएटली नीचे एक छेद होगा ताकि उस छेद से वो प्रोटीन्स बना करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में डाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि प्रोटीन्स बनने नहीं होते, राइबोसोम्स होते ही नहीं हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि छेद जो हैं, पोर्स जो हैं वो राइबोसोम के नीचे होते हैं। क्योंकि SCR में राइबोसोम ही नहीं है तो पोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे RER क्योंकि राइबोसोम्स हैं तो यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, और SCR में लिपिड सिंथेसिस तो होता ही होता है। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस तो होता ही होता है, लेकिन लिपिड सिंथेसिस बेसिकली किस चीज़ से होता है? सो साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस से, यानी ग्लाइकोजन के टूटने से, यानी या ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि अब एक्चुअली लिपिड सिंथेसिस भी होता है, लेकिन इससे फैट्स धीरे धीरे बनते हैं। मेन साइट ये है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ के पहले ग्लूकोज बनता है, या ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नया ग्लूकोज बनता है फ्रॉम द डिफरेंट फैट सोर्सेज एंड प्रोटीन सोर्सेज। एंड फाइनली ये मेन साइट बनाता है, फिर धीरे धीरे लिपिड्स में भी उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, लिपोजेनेसिस भी ये करना शुरू कर देता है। फिर तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी यहाँ पे होता है, लेकिन बेटा ये हम सिर्फ ब्रैकेट में आप लोग लिख लें, क्योंकि हमारे सिलेबस में इट इज़ मेनली द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। तो आप लोग सिर्फ इतना ही करें, हमारे सिलेबस में इतना ही है, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना ही करें, लिपिड सिंथेसिस या स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। तो RER में कोई कैल्शियम स्टोरेज नहीं होती, और यहाँ पे SCR में कैल्शियम स्टोरेज होती है। दिस इफ़ यू डोंट वांट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, लाइसोसोम्स बनाते हैं ये RER लाइसोसोम्स बनाता है, और SCR स्ट्रक्चर्स बनाता है स्फीरोसोम्स। इनके बारे में आगे करेंगे हम। ठीक है, अब ये हमने RER देखा कि सीधा न्यूक्लियर एनवेलप की ही कंटिन्यूएशन था, और SCR RER की कंटिन्यूएशन था, बस वहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था। अब कहाँ कहाँ पे RER बेहतर काम करता दिखाई देता है? जहाँ पे कुछ प्रोटीनेशियस चीज़ें बननी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे एंजाइम्स बनने हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन्स बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, एंड एंजाइम्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स, मोस्टली दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो पैंक्रियाज, प्लाज्मा सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, गॉबलेट सेल्स, यहाँ पे ये ज़्यादा देखे जाते हैं। और जो SCR होता है वो ग्लाइकोजन जहाँ पे स्टोर होना, लिवर सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एडिपोसाइट्स यहाँ पे देखा जा रहा है। एडिपोसाइट्स ध्यान में रख लेना, यहाँ पे ये ध्यान में रख लेना। वैसे नहीं भी रखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मेन तो आपको ये पता होने चाहिए पॉइंट्स, बस, और बाकी जो हमने पढ़ा। ठीक है,
तो अब बेटा आप कुछ नोट करना चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मेनली ये वाले पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप कुछ चाहें तो बेटा यहाँ पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं बेटा। मैं इसको बंद करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने क्या देखे, ये साइटोस्केलेटन, क्योंकि ये सेल का मेजर स्ट्रक्चर बनाता है तो एक तरीके से सेल का स्केलेटन भी ये बनाता है, सेल को एक शेप बनाने में मदद करता है, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा देता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक का रास्ता है, तो सेल के अंदर कोई चीज़ें न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक यहाँ पे कुछ चीज़ ट्रांसपोर्ट होनी हो, मेनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक, तो उसका ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का ये हिस्सा है, यानी सेल के अंदर कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी हो तो ये उसका रास्ता है। ये काफ़ी, क्योंकि बेटा यहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो ये काफ़ी एक्चुअली बड़ा सरफेस एरिया भी है, तो यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिएक्शंस होने के लिए इसको सरफेस मिल जाता है, ठीक है। और कई बार कुछ चीज़ों की स्टोरेज भी यहाँ पे हो जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं, क्योंकि चीज़ें स्टोर आगे होती हैं, जहाँ पे होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इट इज़ फॉर सम टाइम। इफ़ यू डोंट डू दिस इट विल बी ओके। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लाइकोजन, लिपोप्रोटीन्स, मेनली सिंथेसिस का जो काम है, फॉर्मेशन का, किचन एक तरीके से, किचन नहीं बोल सकते, वो प्लास्टिक को बोलते हैं, तो ये एक तरीके से यहाँ पे बन रहे हैं कुछ मटेरियल्स, ठीक है। किचन इसको नहीं बोलते, वो प्लास्टिक्स को बोलते हैं। तो ये सिंथेसिस यहाँ पे प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब चीज़ों की होती है। हमारे करिकुलम में सिर्फ प्रोटीन्स और लिपिड्स की ही सिंथेसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी लगे, जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। सो अगर आप चाहें तो बच्चे इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। तो आगे गोल्गी apparatus के बारे में बच्चे आ गया है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हमने आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिनिश किया है, ठीक है। इसमें मेन, जैसे मैंने अभी RER ब्रैकेट में लिखा है, CR ब्रैकेट में लिखा है, इस तरीके से लिखे हैं, और ये जो मेन पॉइंट्स टिक किए हैं इसको आप लोग कर सकते हैं। आपको वैसे ये भी अच्छे से क्लियर, ये भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये नाम अगर याद कर लें इनके, लाइसोसोम्स और इसके, अभी ये भी चल जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट ज़रूरत नहीं है करने की, अगर आप चाहें देन इट इज़ योर चॉइस, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बेटा, मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ। दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। इतना पढ़ के आना एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंटिन्यू करेंगे, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफ़ी मेंशन वहाँ पे होता रहेगा इसके फंक्शंस के बारे में, तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट नेक्स्ट टाइम क्लियर अच्छे से हो जाएंगे अगर आज का लेक्चर क्लियर होगा तो। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर।